हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके पहले जो है ना हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, ये सब कुछ जो है हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलेयता। देखिए, जब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे थे तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एक चीज जिसको जो घुलने वाला था ना, जो कम अमाउंट में था, उसको जो है हम लोग सॉल्यूट बोल रहे थे। मतलब सॉल्यूट जो है वो घुल रहा था ना, सॉल्युबल हो रहा था। किसमें? तो सॉल्वेंट में ना। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि कोई भी सॉल्यूट जो है वो किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि कोई भी सॉल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट जो है ना उसका घुलेगा, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी, आज हम लोग यही जानेंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं फिर समझते हैं नहीं कि ये क्या होता है। The maximum amount of solute that can be dissolved, the maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent। इस स्पेसिफिक अमाउंट को हम लोग जो ना यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं ना। The maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent to form saturated solution at given temperature and pressure is called solubility। देखिए, तो हम क्या लिखे हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, नहीं है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in specific amount of solvent, इसको हम लोग यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं कि the maximum amount of solute that can be dissolved in unit volume of solvent to form saturated solution at given temperature and pressure is called solubility। हम हिंदी मीडियम वाले के लिए बोल रहे हैं कि विलेय की वह महत्तम मात्रा, किसी विलेय की महत्तम मात्रा जो इकाई वॉल्यूम, इकाई आयतन, जो विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, विलेयता कहलाती है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? कि किसी विलेय की महत्तम मात्रा जो एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, विलेयता कहलाती है। बात क्लियर है? अच्छा, देखिए, तो हम क्या बोले कि आप जो है ना यहां एगो लिए वाटर लिए। चलिए, हम वाटर लेकर के ही समझते हैं। भाई, वाटर ले लिए, ठीक है। वाटर इसमें था, आप इसमें चीनी डाल रहे हैं। अच्छा, देखिए, पता है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं
दो मोलिकुल्स के बीच में गैप है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस है। अगर आप चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो चीनी कहां चल गया, मतलब वाटर का जो दो मोलिकुल था ना उसके बीच में जो गैप था उसी गैप में जाकर के वो क्या कर रहा है, बैठते जा रहा है। बात आ रही समझ में? तो यहां देखिए हम लोग वही कर रहे हैं कि जब आप इसमें चीनी डाल रहे हैं बेचारा चीनी घुल रहा है, घूमते जा रहा है। कब तक घूमेगा, जब तक यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सारा स्पेस है वो भर गया। अब क्या होगा भाई, अब आप चीनी डालिएगा, चीनी बोलेगा नहीं घुलेंगे। मतलब पानी जो है, ये वाटर जो है चीनी को नहीं खा पाएगा। कहने का यही मतलब है ना कि आप इसमें चीनी डाले पानी खा गया, फिर से डाले फिर से पानी खा गया, फिर से डाल रहे खा गया। एक ऐसा टाइम आएगा जब जो है ये पानी अब और चीनी को नहीं खा पाएगा। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना कि भाई कहीं बाराती में गए, समझ रहे हैं ना, बाराती में जाने के बाद पूरा मीट और चावल जो है ना, रसगुल्ला पूरा छूट था, पूरा दबा के खाए आप ना, इतना खा लिए कि जो है ना ऐसे करके देख रहे हैं तो आपका यहां तक जो है ना दिख रहा है ना, बोला इतना खिलाया कि तृप्त कर दिया ना। तो यहां भी देखो तो तृप्त होने तक आप कितना मीट को अपने अंदर डाल पाए हैं ना, कितना मटन चावल खा पाए हैं, वही बोलेगा कि भाई मैक्सिमम अमाउंट वही है। देखिए तो यहां कि चीनी को कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है ना ये खा पाया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ये कितना जो है ना खा पाएगा कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर, मान लीजिए हम यहां ना पानी का 1 लीटर लिए थे, 1 लीटर में मान लीजिए आप इसको देते गए, हम बोल रहे हैं कि मान लो ½ केजी चीनी खा गया बेचारा, इसके बाद जो है और चीनी नहीं खा पाएगा। तो हम बोलेंगे यहां पे जो वाटर है उसकी सॉलिबिलिटी, यहां जो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है भाई, तो बोलेगा सर ½ केजी पर लीटर। बात आ रही समझ में? या इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर, नहीं तो मोल पर लीटर ना। मतलब 1 लीटर में चीनी का कितना मोल घुला हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट। 1 लीटर में चीनी का कितना ग्राम घुला हुआ है, 1 लीटर में चीनी का कितना केजी घुला हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिबिलिटी। आई होप आपको सॉलिबिलिटी समझ में आया होगा। बात समझ में आई कि सॉलिबिलिटी क्या है ना? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं भाई फैक्टर किस किस पे सॉलिबिलिटी जो है ना डिपेंड करेगा, कि फैक्टर्स ऑन विच solubility डिपेंड्स। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे किसी भी सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगा, किसमें भाई, सॉल्वेंट में है ना। देखिए पहला हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ये पता है सब में आ जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए नेचर तो सब जगह है ना, कि भाई अगर विलियन ये सॉल्यूशन जो हम लोग बना रहे हैं ये मिलना ही है ना, दो चीज का मिल जाना ना। अच्छा दो चीज कब मिलता है भाई, जब दोनों का विचार सेम होना, दोनों का थॉट अगर सेम होता है ना तभी दो आदमी मिलेगा। और ये वाला बात जो देखिए तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, बेचारा पानी जिंदा ना है, चीनी जिंदा नहीं है ना, ये भी जब तक दोनों का नेचर नहीं मिलेगा ना ये एक दूसरे का सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। आप देखिए ये पानी में तेल डाल दीजिए, सब तेला ऊपर में रहेगा ना, क्या है तो दोनों का नेचर ही सेम ना है। तो भाई अगर किसी को जो है ना आप अपना बना रहे हैं तो नेचर सेम होना बहुत जरूरी, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना आप, तो समझ गए नहीं कि भाई अपना बनाने के लिए नेचर सेम होना चाहिए। तो सॉल्यूट जैसा है सॉल्वेंट भी वैसा ही होना चाहिए। देखिए तो हमको पता है कि सब जो है ना सॉल्यूट सब सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। हम अगर ऐसा बात करें देखिए तो कि NaCl नमक जानते हैं ना, ये घुलेगा H2O में, तब बोलिएगा हाँ सर घुलेगा, नहीं घुलेगा कि एकदम घुलेगा। NaCl जो है H2O में आराम से घुल जाएगा। हम बोल रहे हैं शुगर H2O में घुलेगा क्या, बोलेगा हाँ, मतलब दोनों का नेचर क्या है, सेम है। हम देखें तो ऐसा बोल रहे, नेफ्थलीन का नाम जानते हैं, नहीं जान रहे हैं, नेफ्थालीन, नेफ्थालीन, यहां से हटाइए इसको। नेफ्थालीन H2O में घुलेगा,
बोलेगा नहीं घुलेगा। क्या है बात, दोनों का नेचर सेम नहीं है। ये किस में घुलेगा, तो बेंजीन में घुल जाएगा ये। देखिए यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई, इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, दिख रहा है ना आप लोगों को बहुत मस्त तरीका से। मेरा साउंड बढ़िया है, नहीं भी हो तब भी सुनना है, समझ रहा ना। साउंड मेरा अच्छा नहीं हो फिर भी आपको सुनना पड़ेगा नहीं। बोले सर ऐसा क्या मजबूरी है ना, मजबूरी है भाई, पढ़ना है नहीं। देखिए तो हम पहला बात क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां एक पॉइंट आता है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट, ऐसे बोल रहे हैं, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका हिंदी क्या होगा कि ध्रुवीय विलय जो है ना, ध्रुवीय, देखिए तो ये टूटेगा, ध्रुव बनाएगा ना, कैसे Na प्लस प्लस Cl माइनस, देखिए ध्रुव पोल बन रहा है ना, H2O भी टूटता है तो H प्लस प्लस OH माइनस। देखिए तो ये भी बेचारा ध्रुव पोल बना रहा है, ये भी ध्रुव पोल बना रहा है, मतलब ये इसमें आसानी से घुलेगा। हम यही बोल रहे हैं कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जो ध्रुवीय विलय है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और जो अध्रुवीय विलय है वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। मतलब क्या हुआ, तो लाइक डिसॉल्व लाइक ना, कहने का एनसीईआरटी यही बोलता है ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या हो, देखिए तो समान समान को घोलेगा ना। जैसे हम लोग एक समान अगर है तो सब मिल के रहेंगे, अगर नए समान है तो कोई बाहर जाओ। अभी समझ में आएगा आपको, डिसोल्यूशन बता रहे हैं ना। देखिए तो ये बात आपको आई समझ में, ये समान समान को घोलता है, ये डिसोल्यूशन की बात हो रही है। डिसोल्यूशन क्या होता है, देखिए डिसोल्यूशन क्या है भाई, तो एक घुलने की क्रिया, घुलनीकरण इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आप डिसोल्यूशन है क्या, तो आप किसी सॉल्यूट में, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल करके सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। कि जब आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, तो उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ये हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, solute dissolve and its concentration increases, this process is called dissolution। क्या बोले हैं कि भाई आप यहां पे वो लिए सॉल्यूट लिए, लिक्विड लिए, सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्वेंट है, इसमें आप सॉल्यूट को डालते जा रहे हैं, किसका, सॉलिड सॉल्यूट को। तो ये क्या होगा, सब इसमें जाकर घुलते रहेगा ना, और घुलते घुलते क्या होगा, तो इस विलयन में ये सॉल्यूशन बन जाएगा ना, तो इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा ना, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसमें एक बात और आएगी कि चलो भाई कि इसमें जितना भी वैकेंट प्लेस था ना, जितना वैकेंट प्लेस था वो सब भर गया। देखिए अब क्या होगा, इस चीज को समझिए, हम लिखवा नहीं रहे हैं कि भाई आप जो है, अच्छा देखिए एक बात, अब अगर मान लीजिए यहां पे जितना जगह था वो भर गया, इस सॉल्वेंट में जितना भी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह था ना, उस सारा जगह भर गया। अब जैसे ही आप सॉल्यूट पार्टिकल्स में डालिएगा तो यहां वाला सॉल्यूट इसको बोलेगा भाग बाहर, ना बोलेगा क्या। आप लोग क्लासरूम में आए, एक बेंच पर आपको 4 बच्चा को बैठना था, आराम से आकर के आप बैठ गए ना। अब जैसे ही कोई दूसरा बच्चा आया, सब उसको ऐसे करके देख रहा है, कहां बैठेगा, नहीं आप न बैठने दीजिएगा ना, बोलेगा भागो बाहर। मतलब बेचारा जो है ना, अब यहां क्या होगा, तो वहां तो टीचर रहेगा नहीं, अगर आप ग्लांस क्लासेस में आ रहे हैं तो वहां टीचर रहेगा, हम आपको बोलेंगे बैठने दो ना, पांचों को एडजस्ट करो। यहां कौन बोलेगा, यहां क्या बोलेगा कि जैसे ही आप सॉल्यूट पार्टिकल्स में डालिएगा, सॉल्यूट बाहर,
न का यहाँ जगह भी नहीं है, यहाँ जितना जगह था इसके बीच में उस सब जो है ना पहले से आप भर दिए हैं। अब जैसे सॉल्यूट डालिएगा सॉलिड पार्टिकल बाहर, मतलब क्या हो रहा है कि अब सॉल्यूट इसमें नहीं घुलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये बात आपको याद आ रही समझ में कि नहीं आ रही? डबल एल लिखे यहां। क्रिस्टलाइजेशन में तुम्हारा क्या होता है कि व्हेन कि सॉल्यूट पार्टिकल इसमें जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल है, यहां जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल है उससे टकरा करके सॉल्यूशन से बाहर निकल गया ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ये कब होगा? कि डिसोल्यूशन के बाद होगा। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? इसका देखिए, इसका मतलब आपका क्या होगा कि भाई आप जैसे इसमें सॉल्यूट डालिएगा सब सॉल्यूट बाहर, मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट को जो है सॉल्वेंट के साथ मिलाए और ये सॉल्यूशन बनाया ना, और फिर से आपका क्या होगा कि फिर से सॉल्यूशन से निकल करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना देगा। ये इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है क्या कि आप इसमें डाले सॉल्यूशन बना, बनने के बाद जैसा अच्छा अंदर गया बोला कि अच्छा जगह खरीदी भागो बाहर, फिर से सॉल्यूट बाहर हो गया, मतलब क्या बन गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें होगा क्या कि एक साम्यावस्था में आ जाएगी, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। आप खुद बताइए तो कि भाई यहां आपका सॉल्यूट था, सॉल्वेंट के साथ मिला और बना दिया आपका सॉल्यूशन ने, फिर से सॉल्यूशन से सॉल्यूट बेचारा निकला और जो है ना सॉल्यूट अलग हो गया और सॉल्वेंट अलग हो गया। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम यहां पे जो है, एक इक्विलिब्रियम जो है ना सेट हो जाएगा ना, कि आप डालो सॉल्यूशन बनेगा फिर से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ऐसा होगा कब? तो जब ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाए। अब सेचुरेटेड किसको बोलते हैं? संतृप्त हो जाए, कि जितना इसको खाना था ना, जितना इसको खाना था, चीनी खा लिया बेचारा, अब नहीं खा पाएगा। अब एक को अगर आप देखिए खाना खाने बैठे 20 रसगुल्ला मारे ना, अब बोलेगा भाई अब एक को रसगुल्ला अगर देगा ना तो रसगुल्ला कहां होगा? बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपके पेट में खाली जगह था सब भर गया ना, अब एक को रसगुल्ला जाने का जगह नहीं है, तो आप तृप्त हो गए ना। तो ये भी बेचारा तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया ना। ये क्या कौन सा विलयन बना दिया? तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और आप सॉल्यूट का मात्रा नहीं घुला सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, एक और फैक्टर आता है। अब एक और फैक्टर है कि टेम्परेचर। ये पहला हो गया, ये दूसरा की हम लोग बात करें टेम्परेचर, ताप जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई किसी सॉलिड सॉल्यूट का टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि नहीं? सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? जरा मिटाएं। तो देखिए एक बात कि एक साइंटिस्ट थे, ली, क्या नाम था? ली केटेलरीज, क्या? ली केटेलरीज प्रिंसिपल, क्या क्या नाम रख देते हैं नहीं? ली केटेलरीज प्रिंसिपल, ये क्या बोला? डिसोल्यूशन आपको समझ में आया? डिसोल्यूशन समझ में आ गया ना कि भाई इसमें सॉलिड को जो है ना, सॉलिड सॉल्यूट को घुलाने की क्रिया को डिसोल्यूशन बोल रहे हैं। अगर डिसोल्यूशन, इफ डिसोल्यूशन इज इंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन की क्रिया इंडोथर्मिक है, डिसोल्यूशन तो हम आपको समझा चुके हैं, आप लिख भी सकते हैं। अगर डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक है, अब इंडोथर्मिक हम लोग किसको बोलते हैं? तो भाई एक ये घुल करके जो है ना ठंडा हो जाए बेचारा ना, इसको हीट चाहिए घुलने के लिए। डिसोल्यूशन होने के लिए सॉलिड जो सॉल्यूट है उसको लिक्विड में घुलने के लिए हीट चाहिए बेचारा को।
तो अगर इसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी हो बेचारा। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब? अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है? उष्मा क्षेपी, गर्म लगेगा आपको ना, कि रिएक्शन हुआ गर्म। आप देखना कभी सर्फ को हाथ में लीजिए, उसमें पानी डालिए, आपको गर्म लगेगा ना, कि भाई बेचारा घुल रहा है तो हीट बाहर कर रहा है। नहीं तो एक ऐसा डिसोल्यूशन जो एक्सोथर्मिक हो, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा इसका। ये क्या हुआ? तो टेम्परेचर की बात होगी कि भाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। अब बात आती है प्रेशर की। तो देखो, जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूट को जो है ना, जब सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड में घोल रहे हैं तो बेचारा प्रेशर से जो है इंडिपेंडेंट होगा, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुमको जो करना है मरो, घटाओ, बढ़ाओ, जैसे करना है कर लो, हम बेचारा फिक्स रहेंगे। काहे? तो दोनों इनकम्प्रेसिबल है। ये प्रेशर लगा करके हम लोग किसी को कंप्रेस करते हैं ना, दबाते हैं ना, अब बेचारा दबे नहीं करे, तब कि तुम क्या दोनों दबा रहे हो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कि अगर हम लोग सॉलिड को जो है, अगर हम लोग सॉलिड को सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट, तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। ये क्या होगा भाई? फ्री होगा, इससे इंडिपेंडेंट होगा, प्रेशर से फ्री हो, कोई मतलब नहीं है इसको। हाँ, मतलब कब हो जाएगी? कि जब दोनों में से कोई एक कंप्रेसिबल हो जाए, कि तुम प्रेशर लगा के उसको दबा सकते हो। तो जब गैस को लिक्विड में घोलेंगे तब प्रेशर वहां इफेक्टेड अपना रोल प्ले करेगा, कि उतना देर से न मान रहा था, अब तुमको मानना पड़ेगा कि अब गैस को जो है हम लोग लिक्विड में घोल रहे हैं ना, अब गैस तो बेचारा कंप्रेसिबल है ना, गैस को आप दबा देते हैं, बैलून में हवा भरी है, उसको ऐसे कैसे जैसे मन होता है आप दबाते हैं। नहीं, बात आ रही समझ में ना, कि आपको जैसा मन करता है उसको दबाते हो, इधर से नहीं, मतलब जरा दब सकता है नहीं। तो अब प्रेशर जो है ना रोल प्ले करेगा। तो हम लोग अब जानेंगे भाई कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, और दोनों में क्या रिलेशन है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में ना, ये बताए एगो बहुत बढ़िया चचा थे हम लोगों के। कौन भाई? हेनरी ना, हेनरी जो थे ना, हेनरी अंकल, वो बोले कि भाई किसी भी गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगा वो पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होगा ना, प्रेशर पर निर्भर करेगा। अब देखते हैं, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हेनरीज लॉ। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हेनरी का नियम। क्या भाई हेनरी क्या बोला? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट करके बताइए ना कि सर आपका बोला नहीं समझ में आता है, तो हम आपको फोन में घुस के मारेंगे कि काहे नहीं समझ में आता है। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमको बताइए। और हाँ, मेरा ऑफलाइन जो बैच है ना, मेरा ऑफलाइन जो बैच है, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, नहीं चलो कर देते हैं, कि जो मेरा ऑफलाइन बैच है ना ग्लांस क्लासेस में, प्रभास पांडे के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्लास भी जो है ना 21 मार्च से, होली के बाद से आप लोग होली मनाइए और फिर मेरे पास आइए ना, कि होली में बढ़िया से रंग खेल करके 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए एडमिशन चालू है। जिसको लगता है कि आप मेरे पास ऑफलाइन आकर के पढ़िए, आप आइए और एडमिशन लेकर के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब क्या हुआ?
तो गैस की द्रव में विलेयता, मतलब कोई भी गैस किसी द्रव में कितना घुलेगा, यही जानेंगे हम लोग। बात आ रही समझ में कि कोई भी गैस जो है वो किसी द्रव में कितना घुलेगा, अभी हम लोग जानने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि किसी गैस की द्रव में विलेयता। हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे जो है ना इसको बढ़िया से लिख लीजिए कि भाई देखिए, तो ऐसा देखने में आ रहा था, ऐसा देखने में आ रहा था कि देखिए तो कि अगर हम लोग जो है ना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज किए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, किसका, तो गैस का लिक्विड में। इस तरह के रिलेशन जो है कि भाई कैसे, कितना प्रेशर आप दीजिएगा तो कितना गैस घुलेगा, ये कौन बताया, तो हेनरी बताया ना कि हम कितना प्रेशर लगा दें तो कितना गैस अंदर चल जाएगा लिक्विड में, ये कौन बताया भाई, तो हेनरी बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। बात आई समझ में कि कितना प्रेशर पर कितना गैस घुलेगा, ये बताएगा भाई हेनरी का नियम। देखिए क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब लीजिए टेम्परेचर आपको फिक्स रखना, ये बात याद रखिए। टेम्परेचर बढ़ाइए घटाएगा तभी बोलेंगे हमको कोई मतलब नहीं है, तब कुछ होगा तेरा जाओ तुम जानो ना। हेनरी बोले कि टेम्परेचर फिक्स रखो। देखिए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional, is directly proportional to the partial pressure of gas, directly proportional to the partial pressure of gas, partial pressure of gas above the liquid surface। देखिए तो ये हेनरी क्या बोले कि भाई टेम्परेचर तुमको रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखना है। देखिए तो यहां पे हम क्या किए, यहां पे एक है लिक्विड है भाई, चलो हम वाटर ही मान रहे हैं, क्या पानी से आप बड़ा परिचित है ना, रोज भोरे भोरे सुबह शाम सब टाइम इसको देखते हैं ना। तो यहां कुछ नहीं है तो एयर हम, अब एयर क्या है, तो एयर आपको पता होगा विलियन है, सॉल्यूशन है किसका, गैस का, गैस में ना आपको पता होगा इसमें ढेर सारा गैस मिला हुआ है। बात आई समझ में। देखिए यहां ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है बेचारा, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब है ना। अच्छा बताइए ये हेनरी चाचा क्या बोले जानते हैं कि भाई तुम टेम्परेचर रखो फिक्स, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाएगा घटाएगा तब मेरा अगला नियम काम नहीं करेगा, फिर तुम जानो अपना और तुम्हारा काम जाने ना। तुमको रखना है टेम्परेचर फिक्स, तब हम तुमको बोल रहे हैं कि देखिए अच्छा एयर है तो एयर में सब मिल के प्रेशर लगा रहा है ना, ऑक्सीजन भी लगा रहा है, नाइट्रोजन भी लगा रहा है, हाइड्रोजन भी लगा रहा है। तो हम बोले पूरा प्रेशर ऑक्सीजन का है, बोलेगा मां गलत बात नहीं, पूरा प्रेशर किसका है, ऑक्सीजन का है। लेकिन मैं ये बोलेगा सर मेरा भी है, हाइड्रोजन भी हाथ खड़ा करेगा मेरा भी है सर, नहीं तो बोलेंगे अच्छा तो क्या करें भाई, तो बोलते हैं इसका पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, इस सब का प्रेशर मिलके तब एयर बोलेगा भाई मेरा प्रेशर है। बात आ रही समझ में। तब एयर क्या बोलेगा कि मेरा प्रेशर है।
लेकिन उसमें सबका योगदान है। तो क्या बोला कि अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, देखिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का। मतलब क्या हुआ कि अगर आप O2 का प्रेशर बढ़ाइएगा तो O2 बेसी अंदर जाएगा, इस जल में ज्यादा घुलेगा। यहां अगर वाटर है, हम बोल रहे हैं कि यहां कौन है, वाटर है, तो बोलेगा हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करें तो बोलेगा सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, तो अमाउंट है ना, मतलब कितना ग्राम CO2 ने, मोल भी तो वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। हम बोलेंगे कि कितना मोल O2 का घुलेगा तो बोलेगा सर कितना पार्शियल प्रेशर है ये बताइए ना, कि O2 कितना इसमें घुल जाएगा, बोलेगा पार्शियल प्रेशर बताओ भाई, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो O2 बेसी घुलल रहेगा, N2 का पार्शियल प्रेशर बेसी होगा तो N2 बेसी घुलल रहेगा। और ये हम नहीं बोल रहे, हेनरी बोल रहे हैं भाई, मेरे ऊपर मत ब्लेम करना, ये हेनरी बोले, हम नहीं बोल रहे, ये हेनरी बोले कि N2 का सॉल्युबिलिटी बोलो तो बोलेगा सर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताइए हमको कि पार्शियल प्रेशर कितना है तो उतना N2 घुलल रहेगा। हम बोले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 बताओ तो बोलेगा पार्शियल प्रेशर कितना है H2 का ये हमको बताइए, तो बताएंगे कितना घुलल है ना। मतलब क्या हुआ देखिए तो कि अगर O2 N2 इस सब की जो मात्रा है वो कितना मात्रा, कितना अमाउंट घुलल रहेगा, सॉल्युबिलिटी वही है ना कि O2 की मात्रा पार्शियल, मतलब क्या हुआ, अब हम इस सॉल्युबिलिटी को क्या बोल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देखिए तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस, बोल रहे हैं क्या, देखिए तो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। क्या हुआ इसका मतलब कि किसी भी गैस का कितना अमाउंट घुलेगा तो कितना पार्शियल प्रेशर है ये बताओ ना, कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे उस गैस का तो गैस बेसी घुलेगा। अभी एक घुल रहा था, अब 2 घुलेगा, 3 घुलेगा, 4 घुलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पार्शियल प्रेशर को ऐसे लिखें P क्या है आपका पार्शियल प्रेशर, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये P क्या है, वो PV क्या है तो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब इस गैस का आंशिक दाब है। और XV पे ही तो आप परिचित हैं, मेरा पहले वाला लेक्चर देख चुके हैं ना कि मोल फ्रैक्शन, मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ना, गैस का मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात क्लियर है आप लोगों का कि नहीं? थोड़ा सा इसको मिटाएं, ये वाला मिटा दे, आप लोगों को दिख रहा है अच्छा से, चलिए बढ़िया ही दिख रहा होगा, हम ऐसा आशा करते हैं ना। मिटाना इसको, चलिए भाई हेनरी को मिटाते हैं, मिटा देंगे, रख देंगे हेनरी को है। तो सर आप क्या मिटाइएगा, बेचारा बहुत दिन से छप्पल। देखिए तो यहां हम क्या लिख रहे हैं, अच्छा इसको भी मिटाइए देते हैं, आप लोग नोट ही कर लिए हमने। और आप लोग अपना नोट्स बनाइए, कॉपी कलम लेकर के ना, बैठ जाइए, बैठ के अपना नोट्स बनाते जाइए, समझ रहे हैं ना, मेरा खाली भाषण सुनिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि PG जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हम लिख रहे हैं KH इंटू XG। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं ना, देख KH क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपातिक स्थिरांक, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। मतलब हेनरी दिए नहीं, बोले भाई मेरा नाम भी तो अमर रहना चाहिए,
तो हेनरीज कांस्टेंट इसको बोले। ये आपका फॉर्मूला यहां से आएगा। ये बात आई आपको समझ में कि नहीं आई? अच्छा देखिए, तो यहां से हम KH बराबर क्या लिख सकते हैं? KH बराबर क्या हो जाएगा? तो PG डिवाइडेड बाय XG ना। अच्छा इसको ग्राफ खींचना, मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन को किसको कहां रखें ना, कि पार्शियल प्रेशर कहां रखें और ये XG कहां रखें, तो आप मेरा पहला लेक्चर देखिए। आप YouTube पे सर्च कीजिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे या ग्राफ बाय ग्लांस क्लासेस, या ग्लांस क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इवन मिल जाएगा। देखिए, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे जाता है ना, ये 1 से बढ़ाइएगा तो 1 बढ़ेगा, 2 से बढ़ाइएगा 2 बढ़ेगा, 3 से बढ़ाइएगा 3 बढ़ेगा ना। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा करें थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होगा PG बटा XG। यही KH ने है क्या? मतलब इसका जो स्लोप है ना, हेनरी का जो नियम है उसमें PG और XG का जो स्लोप है इस ग्राफ का, वही हमको KH मिल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए हमको। अच्छा देखिए, तो हम यहां से ऐसा लिखें क्या? यहां से हम जो है एक ऐसा लिख रहे हैं कि सॉलिबिलिटी, अच्छा मान लीजिए प्रेशर सेम हो जाए, ऐसा हम लिखें। देखिए तो XG, ये XG क्या है? सॉलिबिलिटी है ना। ये XG आपका जो है वो सॉलिबिलिटी है कि कितना गैस घुल रहा है। हम बोल रहे हैं कि आप प्रेशर तनी देर के लिए मान लो कांस्टेंट, प्रेशर क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो। देखिए तो ये XG जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो KH के ना। XG इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया KH का। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए तो कि अगर KH का वैल्यू बढ़ा, कि भाई यहां टेम्परेचर, आप प्रेशर फिक्स कीजिए, टेम्परेचर फिक्स कीजिए, इसका मतलब क्या हो कि अगर KH इंक्रीज होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फिर से हम बोल रहे हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। KH इंक्रीज करोगे तो XG डिक्रीज होगा, KH डिक्रीज करोगे तो XG इंक्रीज होगा। मतलब जिस गैस के लिए KH का मान ज्यादा, उसकी सॉलिबिलिटी कम। बात आई? देखिए तो हम यहां बात करें किसका, थोड़ा सा देख लीजिए। भाई सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, यहां गैस लिख रहे हैं कि टेम्परेचर तुम्हारा फिक्स है आपका किस टेम्परेचर पे? तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम के लिए KH का मान बताइए। हीलियम के लिए H नाम जानते हैं ना, इसके लिए KH का मान कितना होता है? 145 होता है। 145 ये हीलियम के लिए KH का मान कितना है? तो 145। हाइड्रोजन की बात कीजिए, हाइड्रोजन के लिए KH का मान कितना है? देखिए तो 69 है। नाइट्रोजन 76 है। नाइट्रोजन के लिए KH का मान 76 है। ऑक्सीजन के लिए कितना है भाई? ऑक्सीजन के लिए इसका मान KH का मान कितना है? 35। हम बताइए कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें से कौन सा गैस जो है पानी में सबसे बेसी घुलेगा? तो बोलेगा सर जिसका KH सबसे बेसी है ना वो कम घुलेगा, और जिसका KH कम है वो बेसी घुलेगा। माने ऑक्सीजन बेसी घुलेगा और हीलियम कम घुलेगा उसमें ना। ऑक्सीजन अगर 2 kg घुलेगा तो हीलियम 100 ग्राम घुलेगा। बात आ रही समझ में ना? काहे? तो KH का मान जिसका बड़ा उसका XG कम। ये बात समझ में आई कि न आई? आप लोगों को ये बताइए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा कुछ कुछ आप थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ कुछ जो है ना थोड़ा सा आप देखिए कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना के बराबर होगा? 1 atm प्रेशर। ये किसके बराबर होगा? देखिए तो 1 atm प्रेशर जो होगा वो कितना होता है? तो 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1.013 इंटू कुछ नहीं, बार बोलिए इसको। कहे तो एक बार बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल। ये बात आपको आ रही समझ में कि नहीं? वैल्यू आपको जब काम करेगा 1 एटमॉस्फेयर ये होता है 760 mm ऑफ Hg। मतलब 760 है ऑफ Hg, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये लगभग लगभग आपका जो है ना बराबर हो जाएगा। इसको मिटाएं
आपको सवाल करवाते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल करवाएंगे और वीडियो बंद करेंगे ना। आपको सवाल करवाते हैं। देखिए क्या सवाल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। जानते हैं ना, अब आ रहा है मौसम, पूरा ठंडा पीजिएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज बोटल्ड with partial pressure 4 atm over the liquid at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। KH का मान दिया हुआ है इसके लिए, हेनरी कांस्टेंट ये दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा। इसका वैल्यू जो है ना हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा। KH का मान दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर 6 पास्कल हो जाएगा ना, 3 गुना 10 के पावर 6 पास्कल। बात आ रही समझ में? डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर लीटर। बात क्लियर है आपको? तो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है CO2 का। चलिए तो हम लोग क्या करें, हमको तो पता है P ऑफ CO2 बराबर KH इंटू X ऑफ CO2 ना, हम लोग तो ये जानते हैं, हेनरी चाचा बता चुके हैं कि यही भाई करना आप लोग। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ 4 एटमॉस्फेयर ना, 4 एटमॉस्फेयर जो है वो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ। चलिए इसको पास्कल में बता देते हैं, 1 गुना 1.013 गुना 10 के पावर 5, यही बात हो गई ना। P ऑफ CO2 निकल गया बराबर 3 गुना 10 के पावर 6। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे देखिए तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ भाई लिक्विड जो है हम वाटर ले रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, N ऑफ CO2 बटा N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ वाटर। पानी में घोल होगा ना। अच्छा देखिए एक बात, ये पानी जो है ना इस CO2 के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ये हम आपको बता चुके होंगे कि हम अगर आपको बोले कि हम आपको दे रहे हैं 5.0005 रुपीज, बोलेगा सर ये वाला आप अपने पास रखो, हमको सिर्फ 5 रुपया दो ना। अगर एडिशन में बहुत कम हो ना तो वही देखे था N ऑफ CO2 जो होगा ये बहुत 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 मच 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 लेस देन है किससे, तो N ऑफ वाटर से। मैंने CO2 का मोल ढेरे कम है वाटर के मोल से, तो बेचारा इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर दिया ना। तो भाई यहां क्या हो जाएगा, तो N ऑफ CO2 बटा N ऑफ वाटर बराबर, यहां से आप वैल्यू बताइए कितना आ रहा है आपका, तो 1.135 गुना 10 के पावर -1 आ रहा है नहीं। बहुत अच्छी बात है, चलिए यहां से हम लोग निकालते हैं। और एक बात याद रखिए कि जो बोतल है ना 250 ml लेना है आपको, 250 ml वाला एक बोतल है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ वाटर का 1 ग्राम पर ml। जो बोतल है वो 250 ml का है। ये जो बोतल जिसमें आप भरे हैं वो 250 ml, ये आपको एज्यूम कर लेना है, ये बात याद रखिए। सवाल में नहीं दिया रहे फिर भी आपको मानना है। तो देखिए तो यहां से हम लोग x बटा 44 CO2 का मोल बटा 250 हो जाएगा ना, बटा 18 से भाग दे रहे, इसका मोल बराबर 0.135। यहां से x का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा x ऑफ CO2 का आएगा 82.5 ग्राम। 5 ग्राम बात आई समझ में कि नहीं आई? ये सवाल आपको आया है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मिटा दें इसको। देखिए एक IIT 2009 में पूछा हुआ सवाल है, IIT का नाम है IIT 2009 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए तो क्या बोल रहा है कि द KH फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ N2, द KH
for the solubility, the KH for the solubility of N2 in water at 298 Kelvin is कितना दिया हुआ है? 1.1 गुना 10 के पावर 5 ATM KH का मान दिया हुआ है, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ 0.8। द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, देखिए कैसे सवाल घुमाया, द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is, आपको देखिए तो आप KH का मान दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये लीजिएगा, बना दीजिए, बनाइए इसको, क्या नजर बनाते हैं आप ना। देखो KH का मान कितना दिया हुआ है, KH का मान दिया हुआ है 1 गुना 10 के पावर 5 एटमॉस्फेयर पर, यही है ना, 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिया हुआ है, एयर में N2 का जो मोल फ्रैक्शन है ये दिया हुआ है 0.8, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेयर। ये बात याद रखिए, हमको यहां से पार्शियल प्रेशर चाहिए, ये जो है ना टोटल प्रेशर दिया हुआ है, बात समझ आ रही है। अब हम लोग लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपको पता है ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ये बात याद रखिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अभी थोड़ा देर में बताएंगे, उसको बताएंगे नहीं, आप समझ जाइए कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। तो देखिए, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर यहां से निकालना चाहें तो कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो लिखिएगा इसका मोल फ्रैक्शन और गुना पार्शियल टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ, 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ टोटल प्रेशर, यहां से हम लोग आएगा 4 ATM ना, 4 ATM आ गया ना। अब हम लोग जो है ना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर KH इंटू एक्स ऑफ N2 ना। ये अगर आप लगाइएगा तो यहां से जो है ना आपको जो मोल आएगा, यहां से आप N2 का जब मोल निकालिएगा ना कि मोल ऑफ N2, तो ये आप कैलकुलेट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आएगा 4 गुना 10 के पावर -4 मोल। ये बात याद रखिए, आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। इसको कर सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस एयर, एयर का मोल दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि भाई N2 को पनिये में घुला रहे होंगे ना, कि सब N2 इसमें घुल रहा है। बात आप लोगों को क्लियर है ये सवाल, कि यहां बच्चा क्या करता है, इसी को पार्शियल प्रेशर ले लेता 5 एटमॉस्फेयर को, जो ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको मिटाना। चलिए अब जो थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसको क्लियर करते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन वगैरह क्या है ना। इसका जो है एप्लीकेशन वगैरह क्या है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे एयर का हम बोले कि टोटल प्रेशर निकालिए, तो आपको क्या करना है कि एयर में कौन कौन गैस है, तो O2 है, तो O2 का पार्शियल प्रेशर जोड़, N2 का पार्शियल प्रेशर जोड़, H2 का सब पार्शियल प्रेशर को जोड़िए तो टोटल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा। यही डाल्टन्स लॉ बोलता है और कुछ नहीं है। ये दूसरा हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि हेनरीज लॉ का कहां कहां एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ,
एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए वो क्या है। अच्छा, अभी हम आपको क्या बोले कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH का वैल्यू इंक्रीज होगा ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर KH का वैल्यू इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज होगा। मतलब अच्छा देखिए, तो यही बात क्या हो गई कि भाई पानी में गर्मी के दिन में मछली सब जो है ना बड़ा बका जाती है बेचारी सब, और आप लोग गर्मी के टाइम में मारने जाते हैं नहीं, अहरा सब में यही करते हैं ना भाई कि जब पानी कम हो जाता है तब मारने आता है। उसमें एक तो ऊपर से गर्मी, अब गर्मी होने से KH का मान बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो KH का मान बढ़ेगा। मतलब पनिया में जितना ऑक्सीजन घुलल है सब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा ना, सॉल्युबिलिटी उसका घट जाएगा। तो मछलियां को रहने में दिक्कत होगा ना, बेचारा ऐसे परेशान है, आप उसको जाल लेके मारने चल गए। मतलब अगर टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी एक्वेटिक स्पेसीज है ना, एक्वेटिक स्पेसीज है वो किसमें रहना जो है ना ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए, तो कोल्ड वाटर में रहना उसके लिए ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है रेदर देन हॉट वाटर। ये बात आप लिखिएगा पहला ही एग्जांपल में कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से जो है KH बढ़ता है, उससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी कारण से जो एक्वेटिक, जो जलीय जीव है वो ठंडा पानी में आराम से रहता है और गर्म पानी में उसको दिक्कत होने लगेगी। क्या है तो ऑक्सीजन का मात्रा डाउन होने लगेगा। ऑक्सीजन अगर डाउन होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग बोलते हैं भाई जितना भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ में जो हम लोग पीते हैं, स्प्राइट फलना चिल्ला ना, आप देखिए एक बार जब वो ठंडा रहता है तब उसको ऐसे करके खोलिए फिर से आवाज करेगा, गर्म कर दीजिए तो स्वर वो कमजोर हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि उसमें CO2 डिजोल्व होता है, तो उसमें प्रेशर के साथ CO2 को क्या किया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना बेसी CO2 डिजोल्व होगा। बात समझ में आ रही है कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं भाई डीप सी डाइवर का। डीप सी डाइवर भाई गोताखोर जो होता है, समझ रहे हैं ना कि भाई गोताखोर डाइवर जो नीचे जाएगा ना, अब देखिए बेचारा वो होता क्या है, तो पानी के अंदर वो नीचे जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना कि ढेरे पानी उसको दबा रहा है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी ना, तो आप जो बेचारा सांस ले रहा है ना, ऑक्सीजन उसके ब्लड में ज्यादा घुल जाएगा। काहे तो प्रेशर बढ़ गया है तो ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा ना। जब ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी जब बेचारा तैर तार के जमीनमा पर आएगा तो प्रेशर डाउन होगा ना। जैसे ही प्रेशर डाउन होगा सब CO2 सब O2 उसके ब्लड से बाहर उसके शरीर पर गुठला गुठली जैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा जो है ना डब्बा डब्बा से निकल जाएगा पूरे शरीर से। तो ये उसको जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंस बोलते हैं। स्कूबा डाइवर के साथ इसमें जो है ना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, ये बात उसके साथ प्रॉब्लम आएगी। एक हाई एल्टीट्यूड की बात होगा कि जब आप ना पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पर जब चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर अगर मान लो आप लोग चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, प्रेशर घटने लगा ना, क्या है हवा धीरे धीरे कम होने लगा ऊपर में। तो अब होगा क्या, तो ऑक्सीजन आपके ब्लड से जो है ना बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऑक्सीजन जो है आपके शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा ना। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो बेसिक आपका ऑक्सीजन भाग गया सब ब्लड से, तो आपको मेंटल कंफ्यूजन होने लगेगा। मेंटल कंफ्यूजन होगा, आप जो है ना वीकनेस आने लगेगा आपको, समझ रहे हैं पूरा। इस कंडीशन को मेडिकल में हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया, कि आपको मेंटल कंफ्यूजन होगा, पता नहीं चलेगा कि हम ऊपर जमीन पर है कि कहां है, समझ रहे हैं। शारीरिक थकान होने लगेगा, वीकनेस आने लगेगा। तो ये सब आपका जो है ना हेनरी नियम का एप्लीकेशन है, ये आप लोग सारा लिख लीजिएगा। और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आप हमको बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा, हेनरी का नियम समझ में आया, सॉल्युबिलिटी समझ में आया, सब कुछ समझ में साथ ही समझ में आ गया ना आपको, हमको ये बताइए। तो ठीक है, आज हम लेक्चर को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट डे हम फिर आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक पहले पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।